इसमें हम बात करेंगे डॉकिंग वैलिडेशन की। दो तरह की डॉकिंग वैलिडेशन होती है। एक ये कि आपके पास को क्रिस्टल कंपाउंड है किसी प्रोटीन के साथ, आपने बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स लिए हैं, मल्टीपल टारगेट्स आपने लिए हैं, तो कुछ टारगेट्स ऐसे होंगे जिनके साथ को क्रिस्टल कंपाउंड होगा। तो हम क्या करते हैं कि उसी को क्रिस्टल कंपाउंड को रीडॉक करते हैं उसकी बाइंडिंग पॉकेट के अंदर, और फिर उसकी जो RMSD है ओरिजिनल उसका जो मोड है उसके साथ कैलकुलेट करके देखते हैं। समटाइम आपके पास ऐसा भी होता है कि आपके पास को क्रिस्टल कंपाउंड नहीं होता, या आप एक और बेहतर अप्रोच की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर हम उसके लिए ROC कर्व जनरेट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम डिकोड डाटा सेट बनाते हैं और डॉकिंग परफॉर्म करते हैं, देन एक ROC कर्व करते हैं। तो दोनों को हम करके देखते हैं। पहले हम जो आसान तरीका है कि अगर आपके पास कोई को क्रिस्टल कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोटीन है 8U8X, ओके से इस प्रोटीन को हम PDB में देखेंगे तो इसमें एक कंपाउंड होगा को क्रिस्टल। सो आप स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे जहाँ पे लाइगेंड्स है तो यहाँ पे इसके अंदर मल्टीपल जो को क्रिस्टल कंपाउंड्स हैं, सामाइंस हैं। सो इसका जो मेन लाइगेंड है वो ये वाला है, ये भी ओपन हो जाता है। दिस वन, ठीक है, W9N। सो हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका ये टारगेट है तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे PDB फॉर्मेट के अंदर। हम इसको एक सेपरेट फोल्डर के अंदर रख लेते हैं। इसको हम पाइमॉल में ओपन करते हैं। पाइमॉल में ओपन करने के बाद ना आपने इसका वाटर मॉलिक्यूल्स और आयंस वो रिमूव कर देने हैं, एंड देन इसके आयंस भी रिमूव कर देंगे। ये W9N इसको हम रहने देते हैं और इसके वाटर मॉलिक्यूल और आयंस ये हमने रिमूव कर दिए। ठीक है, सो अब हमारे पास प्रोटीन है और उसका जो क्रिस्टल कंपाउंड है वो है। इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को, इसको हम ओवरराइट कर लेते हैं। अब हमने इसमें से प्रोटीन को अलहदा से सेव करना है, लाइगेंड को अलहदा से सेव करना है, क्योंकि हमने इसी प्रोटीन के साथ इसी लाइगेंड की डॉकिंग करवानी है। ठीक है, और हमने इन दोनों, ये जो लाइगेंड है और ये जो को क्रिस्टल लाइगेंड है और जो डॉक्ड पोज आएगा, डॉकिंग के बाद हमारे पास पोज आएगा, उन दोनों की आपस में RMSD देखनी हो कि वो कितना फ़र्क है। अगर तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो इसका मतलब है कि हमारे टूल ने प्रॉपरली उसको वहाँ पे डॉक नहीं किया, क्योंकि ये नेटिव कन्फर्मेशन के अंदर होता है। ठीक है, ये सबसे बेहतर कन्फर्मेशन है इस लाइगेंड की इस प्रोटीन के साथ। तो अगर आपका टूल इस लाइगेंड को दोबारा से इसी प्लेस के ऊपर रख रहा है तो इसका मतलब है कि वो टूल एक वैलिड टूल है। ठीक, सो यहाँ पे हम अपने लाइगेंड को सेपरेट कर लेते हैं। आप इसको सिलेक्ट करने के बाद, लाइगेंड को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, कॉपी टू ऑब्जेक्ट और न्यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये बॉटम में आपके पास एक कमांड लाइन है, यहाँ पे आप लिखेंगे डिलीट और प्रोटीन की जो आईडी है वो लिखेंगे। डिलीट प्रोटीन आईडी एंटर करेंगे तो प्रोटीन रिमूव हो जाएगी और पीछे सिर्फ को क्रिस्टल कंपाउंड रह जाएगा। अब हमने इसको जो है वो एक्सपोर्ट कर लेना है।
और यहीं पे इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारा लाइगेंड है, राइट। देन हम इसको रिमूव करते हैं और प्रोटीन को दोबारा से लेकर आते हैं। और अब की बार हम इस लाइगेंड को सिलेक्ट करते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक एपोप्रोटीन बन गई। ओके, सो अब हम ये जो लाइगेंड हमने सेपरेट किया है इसका इस एपोप्रोटीन के साथ डॉकिंग करवाएंगे उस टूल को यूज करते हुए जिस टूल से हमने डॉकिंग करनी है या की है, राइट। तो उसके लिए पहले हम इस प्रोटीन को मिनिमाइज कर लेते हैं स्विस पीडीबी व्यूअर को यूज करते हुए, या कोई भी आप और टूल यूज कर सकते हैं। ये जो डॉकिंग वैलिडेशन प्रोसेस है ये आप सब ने फॉलो करना है। जिन लोगों का काम डॉकिंग है आपको छोड़ के, क्योंकि आपने तो वो वैक्सीन वाला काम है, बाकी ये जो कोडिंग पे कर रहे हैं उनको छोड़ के बाकी सब ने ये डॉकिंग वैलिडेशन का काम करना है। जिनके को क्रिस्टल नहीं है वो दूसरे तरीके में लेकर चलेंगे। अगर आपके पास 2 टारगेट्स हैं या 5 टारगेट, जितने भी टारगेट्स हैं, अगर सबके साथ को क्रिस्टल है तो तब आप को क्रिस्टल वाले के वे से आप उसको जो है ना वो एनालिसिस उसका कर सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी एक में भी आपके पास को क्रिस्टल नहीं है तो आपको फिर आरओसी कर्व की तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। अगर 3 टारगेट है तो 3 आरओसी कर्व बनेंगी, 2 है तो 2 आरओसी कर्व बनेंगी। लेकिन अगर को क्रिस्टल कंपाउंड है तो फिर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, इसमें उसके बाद आप सिलेक्ट पे जाएंगे, सिलेक्ट ऑल टूल्स एंड एनर्जी मिनिमाइजेशन। एंड देन हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं, सेव करंट लेयर। अब हमने सिंपली इस लाइगेंड की इस प्रोटीन के साथ डॉकिंग करनी है। PyRX यूज करते हैं। ऑलराइट, पहले हम डायरेक्टरी को सेट कर लेते हैं। एडिट पे जाएंगे, प्रेफरेंसेस, ये डेस्कटॉप पे है दिस फोल्डर, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, ओके कर देंगे। डायरेक्टरी चेंज करने के बाद आपने इसको एक दफ़ा क्लोज करके दोबारा से रन करेंगे तो ये डायरेक्टरी चेंज करेगा, अदरवाइज ये सारा काम पिछले फोल्डर में रखता जाएगा और आप कहेंगे ये काम पता नहीं किधर गया है। मतलब ये अंडररेटेड मतलब ये अच्छे से नहीं काम करता, ये ग्लिच है, उसको रन टाइम पे डायरेक्टरी चेंज करनी चाहिए, वो रिमूव हो जाएगा कोई इशू नहीं। ओके, देन हम प्रोटीन को प्रिपेयर कर लेते हैं। इसको मैक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, ये प्रोसेस सारा आपको पता ही है। दैन हम यहाँ पे लाइगेंड को लोड करते हैं,
अच्छा, इस लाइगेंड को आपने मिनिमाइज नहीं करना, ठीक है। आपने लाइगेंड लोड किया है और इसको आपने कन्वर्ट कर देना है ऑटोडॉक लाइगेंड में, ठीक है। यानी यहाँ से हम इस लाइगेंड को सिलेक्ट करेंगे और इस प्रोटीन को सिलेक्ट कर लिया और डॉकिंग स्टार्ट कर देते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आप को स्पेसिफिक पॉकेट डिफाइन करनी पड़ती है उस पर, अगर अच्छे रिजल्ट्स ना आए। पहले हम ब्लाइंड डॉकिंग करके देख लेते हैं। अगर ब्लाइंड डॉकिंग से सही रिजल्ट्स ना आए और लाइगेंड कहीं और ही जाके किसी और पोजीशन में किसी और बाइंडिंग पॉकेट में जाकर अटैच हो रहा है, तो फिर हम इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि ये सिर्फ उसी पॉकेट में अंदर जाके उसी डॉकिंग हो जिसमें एक्चुअल लाइगेंड था। ओके, सो ये कंप्लीट होगी डॉकिंग। हम इसको क्लोज करते हैं और जो डॉक्ड पोज है उसको हमने ओवरलैप करना है, जो कि ओरिजिनल कोक्रिस्टल पोज है। तो ये हमारे पास ओरिजिनल प्रोटीन थी, इसको हम ओपन कर लेते हैं पाइमोल में। ओके, सो ये इसके अंदर उसका कोक्रिस्टल कंपाउंड है। अब हमने वो लाइगेंड ओपन करना है जो कि जिसकी हमने डॉकिंग की है। तो मैक्रोमोलेक्यूल में यहाँ पे वो लाइगेंड होगा, ये वाला। सो हम इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आते हैं। तो ये देखें, ये उस पॉकेट के अंदर नहीं है जहाँ पे एक्चुअल में ओरिजिनल लाइगेंड लगा हुआ है, राइट। सो इसके नेक्स्ट पोज देखते हैं। इसकी ओके, एक पोज है इसके करीब यहाँ पे। इसका जो फोर्थ पोज है ना, वो इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। अगेन इसको मज़ीद देखते हैं हम। यस, ओनली द फोर्थ पोज वो इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि हम इस फोर्थ पोज को
एक्सपोर्ट कर लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी पोज ओवरलैप ना होता तो फिर आपको एक ग्रिड जनरेट करना था, आपको एक साइट स्पेसिफिक डॉकिंग करनी होगी जो कि सिर्फ इस लाइगेंड के अराउंड होगी, ठीक है, या इस प्रोटीन के इस रीजन के अराउंड, इस बाइंडिंग पॉकेट के अराउंड वो ग्रिड आप जनरेट करेंगे एंड देन आप वहाँ पे दोबारा से डॉकिंग करेंगे। सो ये इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, हमें दिख रहा है कि करीब करीब है उसके कुछ। सो हम क्या करेंगे कि हम इस पोजीशन के ऊपर इसका जो फोर्थ मोड है उसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। प्रोटीन को हम रिमूव कर देते हैं और ये जो फोर्थ पोज हमारे पास था इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये एक्चुअल लाइगेंड था, ये हमारे पास डॉक लाइगेंड है। अगर आप इस के ऊपर उस लाइगेंड को जो हमारे पास एक्चुअल लाइगेंड था उसको भी लेकर आना चाहें तो ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, फ़र्क थोड़ा सा है। तो इसको हम अब क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास दो लाइगेंड्स आ गए, एक जो है वो एक्चुअल लाइगेंड है जो को क्रिस्टल लाइगेंड था, एक हमारे पास डॉक लाइगेंड है। तो हमने इनका RMSD, आपने ये जो ओवरलैपिंग के पिक्चर है ये भी आप लगा सकते हैं। अगर मैं दोबारा से आपको करके दिखाऊं, आपने जो वैलिडेशन में ऐड करना है वो इसके साथ इसको ओवरलैप करवा कर यहाँ पे, ठीक है, राइट, और आपने इसका बैकग्राउंड वाइट करके प्रॉपर एक पिक्चर लेकर इसकी इमेज लेकर और शो करवाना है कि डिफरेंट जो लाइगेंड्स हैं उनको आप डिफरेंट कलर दे सकते हैं। कलर से अलग बता सकते हैं कि ये वाला कलर जो है वो कोक्रिस्टल कंपाउंड है, ये वाला जो है वो डॉक लाइगेंड है, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लिया आपने। ओके, सो अब जो नेक्स्ट चीज़, एक तो ये फिगर आपने ऐड करनी है, एक जो चीज़ और आपने ऐड करनी है वो ये कि हम ये जो डॉक लाइगेंड है और ये जो कोक्रिस्टल लाइगेंड है इन दोनों का हम RMSD कैलकुलेट करेंगे, फ़र्क कैलकुलेट करेंगे और वो भी आपने मेंशन करना है। सो उसके लिए आई थिंक एक सर्वर है डॉक RMSD ऑनलाइन, इस सर्वर का जो इनपुट है ना वो इनपुट है mol2 फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। सो ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं इनको आपने mol2 में सेव कर लेना है। इसको आप PDB से इससे पाइमोल से ही हो जाएगा। इसको आप ओपन करेंगे और फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट मॉलिक्यूल, देन यहाँ पे ये mol2 फॉर्मेट है, ठीक है। सो ये हमारा था डॉक लाइगेंड, इसके साथ मैं D लिख देता हूँ। इसी तरह हम जो को क्रिस्टल कंपाउंड है उसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे mol2 फॉर्म के अंदर। सॉरी, सो ये हमारा हो गया को क्रिस्टल, इसके साथ मैं C लाइगेंड लिख देता हूँ। दोनों mol2 में आ गए। अब हम इस सर्वर के ऊपर जाते हैं। है।
इधर कोई इशू आ रहा है, आप इसको किसी और ब्राउज़र में देख लें। ओके, सो यहाँ पे ऐसे ओपन होकर यहाँ पे आप मोल टू फॉर्मेट के अंदर जो है ना वो अपना लाइगेंड दे सकते हैं। तो पहले हम कोक्रिस्टल कंपाउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन हम जो डॉग लाइगेंड है उसको सिलेक्ट करते हैं। एंड देन आप ईमेल अपना देना चाहें तो बेहतर है। एंड देन आप इसको रन कर देंगे तो ये विद इन फ्यू थोड़े से टाइम के अंदर ही आपको ये रिजल्ट दे देगा। तो इससे ये आपको कैलकुलेट करके दे रहा है कि जो डॉकिंग RMSD है वो 10.953 एंगस्ट्रॉम आ रही है। ये काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये जो लाइगेंड है ये काफ़ी बड़ा है। अगर आप इसका डॉग पोज देखें, बल्कि इसको छोड़ें, आप इन दोनों लाइगेंड्स को देखते हैं हम। सो ये जो लाइगेंड है ये काफ़ी बड़ा है और इसका जो है ना वो ओवरलैपिंग है वो प्रॉपर नहीं हुई, ठीक है। इसका ये वाला पार्ट इधर को है और ये वाला मतलब ये ऐसे है, एंटी पैरेलल है, ठीक है। इसके ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये जो एरोमेटिक रिंग्स हैं ये इस तरफ हैं और दूसरे लाइगेंड के इस तरफ हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई इसका जो है ना बहुत ज़्यादा RMSD है, ठीक। दूसरा ये कि हमने इसको साइट स्पेसिफिक करके डॉकिंग नहीं की थी, इसलिए उसने जो मेजर पोस्ट थे वो दूसरी पॉकेट में बनाया, ठीक है। सो ट्राई कि आप उसको रेस्ट्रिक्ट करें उसी पॉकेट के अंदर ताकि वो वहीं पे डॉकिंग करें। आल्दो इसने एक जो मोड है वो आपको यहाँ पे दिए, तो ये बात तो ये ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करता है कि जो टूल है उसने उस लाइगेंड को उस पॉकेट में डॉक करवाया है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये तरीका है जिससे आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं। एक तो आपने दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ प्रोसेस को कि आपने क्या करना है कि अगर कोक्रिस्टल कंपाउंड है तो कोक्रिस्टल कंपाउंड को सेपरेट करके उसी प्रोटीन के साथ डॉकिंग करवानी है उसी पॉकेट के अंदर। एंड देन उन दोनों को ओवरलैप करके देखना है कि क्या वो उस पॉकेट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और उसके साथ आपने इसकी RMSD भी मेंशन करनी है कि इन दोनों की जो डॉग पोज था और जो कोक्रिस्टल पोज था उसकी RMSD ये है, ठीक है। नॉर्मली ये 3 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। अगर सब कुछ करने के बावजूद भी अब ये ज़्यादा भी इसलिए आई है क्योंकि एटम जो है ना वो लाइगेंड वो है भी काफ़ी बड़ा ना, आप देख रहे हैं इट्स अ वेरी लॉन्ग लाइगेंड, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ हैवी एटम्स ज़्यादा है, इसके अंदर रोटेशन ज़्यादा है, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो ये फैक्टर्स भी आप लोगों ने कंसीडर करने हैं। अगर लाइगेंड बड़ा है तो हम थोड़ा सा उसको रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, आपने इसको फॉलो किया है, आपको बात समझ में आई है? मज़े का काम। टाइम बहुत लगेगा, करीब 10 टारगेट्स हैं सर। हमारे जो कंपाउंड 10 के साथ कोक्रिस्टल है, शायद देख लेना। हाँ सर, जो टॉप के कंपाउंड्स हैं उनमें से कितने कंपाउंड्स की मैंने वैल्यूशन की है? सिर्फ एक ही करनी है जी, अगर कोक्रिस्टल से करनी है तो सिर्फ एक ही करनी है ना, किसी कोक्रिस्टल की करनी है। हम बेसिकली जो वैलिडेट कर रहे हैं ना वो टूल को वैलिडेट कर रहे हैं कि इस प्रोटीन के लिए ये वाला टूल सही है कि नहीं है। मतलब पायरेक्स को ऑटोडॉक वीना को वैलिडेट कर रहे हैं। हर एक के लिए नहीं करनी, आपके पास जितने टारगेट्स हैं उतनी होगी। 2 टारगेट्स हैं तो 2 के साथ 2 वैलिडेशन होगी। होगी, बिल्कुल होगी, तो होगी ना। अगर तो वो लाइगेंड उसी पॉकेट के अंदर आ रहा है तो फिर हम उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। आल्दो 10 एंगस्ट्रॉम तो बहुत ज़्यादा नहीं है फॉर दिस लाइगेंड, क्योंकि ये लाइगेंड काफ़ी बड़ा है। तो आपने मुझे एक दफ़ा दिखा लेना, अगर आप कोक्रिस्टल से कर रहे हैं तो आपने एक दफ़ा दिखा लेना कि सर ये पोज ओवरलैप हो रहा है, ये वाला लाइगेंड है कोक्रिस्टल लाइगेंड और उसकी ये RMSD आ रही है। आप वो उस तरीके से नहीं करोगे ना, मैं आपको बताता हूँ आप किस तरीके से करोगे। और कोई कन्फ्यूजन इसमें क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं।
सो ये दो चीज़ें आपने मेंशन करनी है, एक उसकी क्या उसको बोलते हैं फिगर ओवरलैपिंग की, और दूसरी आपने ये RMSD, इस डॉक RMSD से आपने कैलकुलेट करके वो लगानी है। जो सेकंड वे है वो ये है कि जैसे आपके पास ये 6OTC एक प्रोटीन है, तो इसके अंदर कोई मेजर लाइगेंड नहीं है। ये कोई भी आपकी कोई प्रोटीन है जिसके अंदर कोई मेजर लाइगेंड नहीं है। ये मार्बर्ग वायरस की एक प्रोटीन है VP35, तो इट डजंट हैव एनी प्रॉपर लाइगेंड। सो उसके लिए आपने क्या करना है, ये जितने भी आपके पास टारगेट्स हैं उनके लिए आपने क्या करना है कि आपने उनके एक्टिव कंपाउंड्स फाइंड करना है। FDA अप्रूव्ड आपने जो किए हुए हैं, जो इनहिबिटर्स आपने एक्टिव इनहिबिटर्स हैं, जो पहले से रिपोर्टेड इनहिबिटर्स हैं वो फाइंड किए हुए हैं, जो एक्टिव इनहिबिटर्स हैं फाइंड किए हुए हैं, उन इनहिबिटर्स की आपने स्माइल ले लेनी है। यहाँ पे ये मैंने सारा डेटा बनाया क्योंकि वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। ये जैसे ये 6 और TC के ये मेरे पास एक्टिव कंपाउंड्स थे, ठीक। इन एक्टिव कंपाउंड्स की आपने डॉकिंग करवा लेनी है। फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोटीन के 10 या 20 या 5 या जितने भी एक्टिव कंपाउंड मिलते हैं, आपने उन एक्टिव कंपाउंड की डॉकिंग करवा लेनी है प्रोटीन के साथ, ठीक है, और उसका ऐसे स्कोर सेपरेट कर लेना। जैसे यहाँ पे सिर्फ 3 ही हैं तो तीनों का हमने स्कोर सेपरेट किया हुआ, 5 हैं 10 हैं उस स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए जितने भी हैं। अगर आपके पास जैसे आपका केस है ना ऐसा, तो आप एक ही प्रोटीन को ले लोगे तो वो काफ़ी है। आप ये जो ROC करवा लेना है थीसिस के लिए, एक ही प्रोटीन के लिए कर लें वो काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि इसके तो 10 हैं, ये तो भाई महीना तो इसको लग जाएगा। 2 है तो अगर 2 के लिए कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज आप एक ही ले लो, क्योंकि दोनों के लिए एक्टिव कंपाउंड्स तो सेम ही है और डिकोई भी सेम ही बनना है, तो रिजल्ट सेम ही आने हैं। नहीं, डॉकिंग स्कोर ज़्यादा होगा, सो उसमें फ़र्क हो सकता है, लेकिन आप एक ही ले लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो आप पहले वाले वे के साथ करें, हाँ पहले वाले मेथड के साथ करें। RMSD का एक टेबल बना लें तीनों के लिए और फिगर्स आप ऐड कर रहे हैं, ये टेक्स्ट में मेंशन कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेप्स अब देखते जाएं क्योंकि किया हुआ मैंने सारा पहले। एक्टिव कंपाउंड्स ले लिए जहाँ से भी आपने लिए, आपने पहले ढूंढे हुए, सब ने ढूंढे हुए ना, जैसे मतलब मेरे 12 एक्टिव कंपाउंड है टोटल। हाँ, तो आपने वो ढूंढे हुए ना पहले से, हाँ, तो आपने उनकी डॉकिंग करवा लेनी है प्रोटीन के साथ। देन आपने उन एक्टिव कंपाउंड्स को स्माइल में कन्वर्ट करना है। पबगम से आप ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, उसकी स्माइल में कन्वर्ट कर लेना है। स्माइल में कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने एक डिकोड डेटा सेट बनाना है। एक डेटाबेस है जिसका नाम है DUDE डेटाबेस enhanced, a database of useful docking decoys enhanced, जिसको DUDE भी बोलते हैं, राइट। सो आपने क्या करना है कि वो जितने भी स्माइल्स हैं वो इसमें आपने इसके एक होगा जनरेट में जाएंगे और यहाँ पे आपने जो आपके पास इनपुट स्माइल्स हैं वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। फॉर एग्जांपल जैसे ये यहाँ पे यहाँ से हम एक स्माइल ले लेते हैं, कोई भी स्माइल ले लेते हैं, इधर से उन्होंने जो दी हुई यहाँ से एक स्माइल ले लेते हैं। साथ में आप स्पेस देकर ये टैब देकर उसका नाम और उसकी डिस्क्रिप्शन भी अगर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास अब यहाँ पे मल्टीपल, फॉर एग्जाम्पल 5 अगर आपके पास एक्टिव कंपाउंड है तो 5 स्माइल यहाँ पे एंटर प्रेस करके आप ऐड कर सकते हैं, या फाइल की यहाँ पे उसने ऑप्शन दी हुई है, अगर आप फाइल लोड करना चाहें तो वो फाइल भी लोड कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद आपने हम एक ही को फिलहाल लेकर चलते हैं। आप जनरेट डिकोय के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके। किसको हमने चेक नहीं किया, वो तो आया ही नहीं हमारे पास।
ओके, यहाँ पे था। ठीक है जी, अब हम ह्यूमन हैं एंड आप इसको जनरेट कर लेंगे। जनरेट करने के बाद ना आपके पास ऐसे डिकोयज आ जाएंगे। ठीक है, ये पिकल्ड फॉर्म के अंदर है। इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पे आपने ये जो फर्स्ट वाला है ना, फॉर एग्जांपल एक लेगेंड है तो एक लेगेंड की मल्टीपल फाइल्स वो दे देगा, 5 लेगेंड है तो वो सबको कंबाइन करके उनका डिकोय दे देगा। ठीक है, मल्टीपल फाइल्स आपके पास आ जाएंगी। आपने बहुत ज़्यादा जैसे ये ना बहुत ज़्यादा भी नहीं लेने। आपने क्या करना है कि इनकी बस ये उसकी आईडी है वट एवर, आपने वो आईडी रखनी, इसको आपने कॉपी करके पबकेम के ऊपर इसकी स्माइल को पबकेम के ऊपर सर्च करना है। इस स्माइल को वैसे ही अपने लेगेंड में 2D में कन्वर्ट करके उसको SDF फॉर्म में ले लेना है। मतलब ये कि यहाँ से जब ये डिकोय फाइल आपके पास आ जाएगी इस तरह की, आपने इसको नोटपैड में ओपन करना है और ये जो स्माइल्स हैं इनको अपने SDF में कन्वर्ट कर लेना। साथ उनकी अगर आप डिकोय की आईडी रखना चाहें तो वो रखने, जो भी आईडी रखना चाहें वो चलेगी। फॉलो किया। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस स्माइल को 2D में या SDF में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मल्टीपल वेज हैं, बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं जो इस स्माइल को कन्वर्ट करते हैं SDF के अंदर। ठीक है, आप उसके तरीके से कर सकते हैं। इस स्माइल को आप पबकेम के ऊपर सर्च करेंगे तो जो इससे रिलेटेड कंपाउंड होंगे वो आपको मिल जाएंगे। अब उस कंपाउंड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सी लेनी है, ऐसे कैसे पता चलेगा? जितनी आप ले सकते हैं इसमें से, जितने पॉसिबल कंपाउंड्स आप यहाँ से जो आपके प्रॉपर कंपाउंड्स हैं जो आपको मिल रहे हैं वो ले लें, सारे ले लें। ये है कि अगर 3:70 मेरे ख्याल में एक रेशो होनी चाहिए कि अगर आपके पास 3 डिकॉय है तो एटलीस्ट 7 जो है ना, 3 एक्टिव कंपाउंड एटलीस्ट 7 डिकॉय होने चाहिए। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा ये इसका डिकॉय है? ये इसी के ये सारे उसने मिक्स करके आपको दिए हुए ना, ये सारे ही उसकी डिकॉय हैं आपके लाइक। मेरे यहाँ पे 5 होते हैं। हाँ हाँ, अलग अलग 5 फाइल्स है। हाँ जी। डिकोय ऐसा होता है, डिकोय का मतलब है लाइक जैसा, बिल्कुल सिमिलर। एक होता है आइडेंटिकल, एक होता है सिमिलर। ये जो डिकोय कंपाउंड है उस दिन हमने डिस्कशन भी की थी, शायद इस पे आप नहीं थे, कि एक आपके पास कंपाउंड है उसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इतने, नंबर ऑफ एक्सेप्टर्स इतने, एरोमेटिक इतना है, उसका मॉलिक्यूलर वेट इतने, और वो ड्रग लाइक प्रॉपर्टी शो कर रहा है और वो आपका एक्टिव कंपाउंड है, इस प्रोटीन के अगेंस्ट वो एक्टिव है। एक बिल्कुल वैसा कंपाउंड है, उसके अंदर भी एरोमेटिक रिंग है, उसके अंदर भी उतने ही हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है, एक्सेप्टर है, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी उसके करीब करीब ही है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, वो आपकी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा। अब हम जो करेंगे कि हम उस तरह का डिकोय कॉपी उस कंपाउंड की, उसका सिमिलर कंपाउंड, उसका 2 नंबर, ठीक है, कार्बन कॉपी, वो कंपाउंड लेंगे और हम करेंगे कि हमारा जो हम ये टूल को ये टेस्ट देंगे कि वो एक्टिव कंपाउंड और डिकोय कंपाउंड में फ़र्क कर सकें, कि ये एक्टिव कंपाउंड है उनको वो सिलेक्ट करें और ये डिकोय कंपाउंड है उनको ना सिलेक्ट करें। ठीक है, ये हम करने वाले हैं। प्रोसेस दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ शुरू से। आपकी जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं आपने उनकी स्माइल, उनकी पहले डॉकिंग करवा लेनी अपनी प्रोटीन के साथ, देन आपने उन एक्टिव कंपाउंड की स्माइल इस डेटाबेस के अंदर रखने, एंड देन आपने उसके जनरेट पर जाके उसके डिकोय डेटा सेट जनरेट कर लेना। वो आपको ईमेल कर देगा जैसे ही वो कह रहा है कि आपके जो जॉब है वो कंप्लीट हो गई है और आपको एक ईमेल मिल चुकी होगी। आपने वो ईमेल से, वो कंप्रेस फाइल होती है वो डाउनलोड कर लेनी है और उसके पास आपके पास कुछ इस तरह से फाइल्स आ जाएंगी पिकल फॉर्म के अंदर। ये सारे डिकोयज हैं। आपने क्या करना है, जैसे मेरे पास 3 थे, 3 लाइगेंड थे तो 3 फाइल्स आ गई। सो आपने इसको नोटपैड में ओपन करना है, इसमें स्माइल्स हैं उन डिकोयज की, आपने उन स्माइल्स को कन्वर्ट कर लेना है SDF फॉर्म के अंदर, किसी भी तरीके से कर लें।
क्वेश्चन। वैसे कर लो, वो सबसे बेहतर, वैसे कर लो, जैसे आपको सही लगता है कर लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देन ये जो आपने डिकोइज कन्वर्ट कर लिए थे, इन डिकोइज की आपने डॉकिंग करवानी है अपने एक्टिव कंपाउंड के साथ, अपनी प्रोटीन के साथ, जो आपकी प्रोटीन है उस प्रोटीन के साथ आप इसकी जो है ना वो डॉकिंग करवाएंगे, ठीक है। सो डॉकिंग करवाने के बाद ना आपने 3 फाइल्स बनानी है, 3 फाइल्स बनाएंगे। एक डिकोइज की, एक का नाम रखेंगे डिकोइज, एक का नाम रखेंगे लाइगेंड्स, एक का नाम रखेंगे स्कोर। ये ध्यान से आपने देखना है। आपने एक्टिव कंपाउंड्स के साथ डॉकिंग की, आपके पास डॉकिंग स्कोर आ गया। आपने डिकोइज के साथ डॉकिंग की, आपके पास डॉकिंग स्कोर आ गया, ठीक। अब आपके पास 4 चीजें बेसिकली, एक्टिव कंपाउंड की आईडीज या उनके नेम और उनका स्कोर, डिकोय कंपाउंड्स का नेम या उनकी आईडी और उनका स्कोर। 3 फाइल्स प्रिपेयर करेंगे। पहली डिकोइज वाली है, इसमें आपने क्या करना है कि जितने भी आपके पास डिकोइज हैं उनकी सिर्फ आईडीज रख देनी है, सिर्फ आईडी। डिकोइज वाले में क्या रखना है, आईडीज। उसके बाद जो नेक्स्ट फाइल आप लोग बनाएंगे वो लाइगेंड्स की है, जो कि एक्टिव कंपाउंड्स हैं, उनमें भी सिर्फ एक्टिव कंपाउंड्स की आईडी रख देनी है, सिर्फ आईडी, ठीक है। इसमें लाइगेंड की आईडी है, पहली वाले में डिकोय कंपाउंड्स की आईडी है। फॉलो कर रहे हैं? जी सर। मिसिंग तो नहीं हो रही? नो सर। शुक्र है। थर्ड फाइल स्कोर्स की, दोबारा से मैं बताता हूं, डिकोय जनरेट करने तक समझ आ गई। एक्टिव कंपाउंड्स को कि आपने पहले डॉकिंग करनी है अपने टारगेट के साथ, उसके स्कोर की आपने एक फाइल बना लेनी। स्कोर मतलब अलग से कर लेने, उसमें एक्सेल फाइल उसकी बन जाएगी ना, वो बाइंडिंग एफिनिटी की एक्सेल फाइल बन जाती है। देन उन्हीं एक्टिव कंपाउंड्स को स्माइल में कन्वर्ट करके आपने उसकी ड्यूड डेटाबेस है, DUDE, उसके अंदर आपने वो फाइल जनरेट पे जाकर वो अपनी जितनी भी स्माइल्स एक्टिव कंपाउंड्स की वो ऐड करनी है। वो आपको ईमेल कर देगा रिजल्ट्स, डिकोय के जो है वो रिजल्ट्स ईमेल कर देगा। उनको डाउनलोड करके अनकम्प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से फाइल आ जाएगी। पिकल फॉर्मेट में आपके पास डिकोइज आ जाएंगे। आप इनको नोटपैड में ओपन करके इनकी जो स्माइल्स हैं उनको SDF में कन्वर्ट कर लेना, और वो अब आपके पास सारे डिकोइज आ गए। उन डिकोइज की आपने दोबारा से आपका जो टारगेट है, प्रोटीन टारगेट है, उसके साथ डॉकिंग करवानी है। आर्टलॉग बिनो को यूज करते हैं, और उनके भी स्कोर की फाइल अलग से कर लेंगे। उस फाइल में क्या होगा, डिकोय की आईडीज होगी और उसका स्कोर होगा उस प्रोटीन के साथ। तो 2 फाइल आपके पास, पहले बाइंडिंग एफिनिटी की, एक एक्टिव कंपाउंड के बाइंडिंग एफिनिटी की फाइल है, एक डिकोय के बाइंडिंग एफिनिटी की फाइल है। इन फाइल के बेस के ऊपर आपने 2-3 टेस्ट फाइल बनानी है। फायरएक्स की बैकएंड पैडलॉक भी नहीं है, ऐसा अभी तक तुम्हें ये नहीं पता चला यार। ओके, सो यहाँ पे आपने पहले डिकोइज की एक फाइल बनानी है, उसका नाम अपने डिकोइज रखना है, नोटपैड की सिंपल फाइल। इसमें आपने उसकी जितनी भी आईडीज हैं वो सारी रख देनी है। नहीं, ये आईडीज आपने खुद ही रखी है, डिकोइज की आईडीज है। आपने अगर खुद से रखनी है डिकोय की, कुछ भी, मैंने बोला 1 2 3 रखने की तो कोई मसला नहीं। जो आईडी आप रखना चाहते हैं, ABC रखनी, जो आईडी आप रखना चाहते हैं, नाम भी रख सकते हैं उसका, D1 D2 D3 इस तरह भी कर सकते हैं आप, जिस तरह से आपको ईजी लगता है। उसकी वहां पे भी आईडी दी हुई है, वो भी रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। अगर आपने स्माइल्स PubChem पे सर्च किए तो PubChem वाली आईडी रख लें, आपके ऊपर है ये। लेकिन जो आईडी यहाँ पे हो वही आईडी एक और फाइल बनेगी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। सो जितने भी डिकोइज थे आपने वो इस फाइल के अंदर रख लिए, उनके आईडीज ओनली। एंड देन आपने लाइगेंड्स की एक फाइल बनानी है। इसमें जितने लाइगेंड्स थे आपके, उनके भी चाहे नाम हो, जो भी हो, वो लाइगेंड क्या नाम आपने रखा है या आईडी रखी है या व्हाटएवर, वो इसके अंदर हो, सिर्फ नाम। एंड देन एक स्कोर्स के, तीसरी फाइल जो आपने बनानी है वो स्कोर्स की बनानी है। इसमें आपके पास यहां पे लाइगेंड नेम आपने लिखना है, फर्स्ट पे टैब देकर आपने T लिखना है,
लाइगेंड नेम, टैब देकर टी, इसमें वो सारा डेटा आ जाएगा, डिकोय का भी और लाइगेंड्स का भी। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, ये सारा वो फाइल है जो कि बाइंडिंग एफिनिटी की फाइल है, जो कि किसकी थी, डिकोइस की। डिकोइस की जब हमने डॉकिंग की लाइगेंड अपने उसके साथ टारगेट के साथ, तो हमारे पास जो स्कोर आया वो हमने ऐसे लिख दिया कि एक तरफ डिकोय की आईडीज है और दूसरी तरफ उनका स्कोर है प्रोटीन के साथ। और ये आप इसका भी कोई तरतीब नहीं है, ये ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हैं, मिक्स करके भी लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर। ठीक, एंड देन यू हैव दिस एक्टिव कंपाउंड्स। ये एक्टिव कंपाउंड्स आप ऊपर कर दें, डिकोय नीचे कर दें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पे हमने एक्टिव कंपाउंड की आईडीज लिख दी और साथ में उसका स्कोर लिख दिया टैब देकर। 3 फाइल्स बन गई, एक डिकोइस की जिसमें सिर्फ डिकोइस की आईडी है, और आपने मेक श्योर करना है कि जो आईडी उधर हो वही आईडी इधर हो। ठीक, दूसरी फाइल जिसमें सिर्फ लाइगेंड की आईडी है, तीसरी फाइल जिसमें स्कोर है, उसका हेडर लाइगेंड नेम है और टैब देकर टी है। टी की जगह पे आपने जितने भी उसके स्कोर है वो लिख देना है, और लाइगेंड नेम के अंदर डिकोय और जो आपके एक्टिव कंपाउंड्स हैं उनका आपने आईडीज या नेम जो भी आपने रखा हो वो लिख देना। हेडर जरूरी है, क्योंकि इसी से वो आइडेंटिफाई करेगा कि इस कॉलम के अंदर लाइगेंड नेम है, इस कॉलम के अंदर स्कोर है। ठीक है, 3 फाइल्स बनानी है आपने। उसके बाद ये एक आपके पास ये 3 फाइल्स बना ली। उसके बाद आपके पास एक स्क्रिप्ट है ROC, रिसीवर ऑपरेटिंग कर्व या रिसीविंग ऑपरेटिंग कर्व। इसको आपने R डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करना है, और उसके बाद R स्टूडियो इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, सो ये R स्टूडियो में आपने ओपन करना है, और इसमें आपने ये एक ROC R के नाम से एक पैकेज है। जब आप पहली दफा इसको रन करेंगे तो आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। बहुत आसान है इसको इंस्टॉल करना। टूल्स के ऊपर जाएंगे, इंस्टॉल पैकेज, और इस पैकेज का नाम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जस्ट इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये इसको इंस्टॉल कर देगा। आप ये नीचे देखें, यहाँ पे ये इसको इंस्टॉल करना शुरू कर रहा है। टूल के ऊपर जाकर इंस्टॉल पैकेज पे जाएंगे, वहां पे इस पैकेज का नाम लिखेंगे तो ये इसको इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, या जब कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ होता तो इसका फायदा ये है कि ये खुद आपको बताता है कि ये वाला पैकेज इंस्टॉल नहीं है, ये वाला पैकेज रिक्वायर है इस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए। तो आप सिंपल इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तभी इसको इंस्टॉल कर देगा। ओके, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने इसको नहीं छेड़ना, किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। अगर आपने फाइल्स प्रॉपर बनाई हुई हैं और जिस तरह से डेटा रिक्वायर है वैसे आपने रखा हुआ है, तो आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। सिर्फ आपने स्क्रिप्ट को रन करना है उस फोल्डर में रख के जहाँ पे वो तीनों फाइल्स हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये तीनों फाइल्स हैं। डिकोइज में डिकोय की आईडी है, ये और है फाइल और डेटा है, डिकोय की आईडी है। लाइगेंड्स में आपके पास लाइगेंड्स की आईडीज हैं, एंड देन इन स्कोर्स आपके पास दोनों की आईडीज विद देयर डॉकिंग स्कोर है। ठीक है, टैब देके ये लग रहा है कि यहाँ पे टैब नहीं है, लेकिन चूंकि वो डेटा इस तरह से लिखा हो इसलिए इनके दरमियान टैब ही है। नोटपैड में वो शो इस तरह से हो रहा है। ठीक है, ये टैब डिलिमिटर है, तो आपने टैब देकर उसको रख लेना है। उसके बाद सिंपल उस फोल्डर के अंदर ये कोड रखेंगे और इसको आपने टॉप के ऊपर यहाँ पे कर्सर रखना है, और ये रन का बटन है, इसको 1 बाय 1 आपने रन करना है। पहले क्लिक की तो उसने ये पैकेज लोड के लिए कुछ का आपको वार्निंग देगा वर्जन की, उसको आपने इग्नोर कर देना है। नेक्स्ट आप इस पे 1 बाय 1 क्लिक करते जाएंगे तो ये लाइन बाय लाइन लोड करता जाएगा। देखें, पहली लाइन उसने लोड कर ली, आप ये बॉटम में यहाँ पे देखें। इसी लाइन बाय लाइन रन करने का फायदा ये कि अगर किसी लाइन में एरर होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, फौरन पता चल जाएगा। ठीक है, सो रन पे क्लिक करेंगे दोबारा से। ठीक है, नेक्स्ट लाइन रन हो जाएगी। उसके बाद अगेन रन पे क्लिक करेंगे तो स्कोर की फाइल इसने लोड कर ली। अगेन रन पे क्लिक कर देना आपने। आप देखेंगे तो नीचे एक एक लाइन जो है वो कंप्लीट होती जा रही है।
रन पे क्लिक कर दें, अगेन करते जाएं। अच्छा यहाँ पे एरर आ गया है, ये क्यों एरर आया है? Let me run it in this way. इस कोड को इसको रन करके देखते हैं। ये ग्राफ में भी आपको दिखाना नहीं चाहता। जी सर। उस डेटा में कोई एरर होगा, जो डेटा हमने प्रिपेयर किया ना, वो पहले वाला डेटा था, उसमें कोई एरर होगा। सी इस कोड के ऊपर सही तरह से रन हो रहा है, ठीक है। सो वो देखना पड़ेगा। ओके, सो लाइन बाय लाइन आप इसको रन कर देंगे। और आपने इधर देखते जाना, जब आप एक एक क्लिक करेंगे तो ये कर्सर नीचे को मूव करता जाएगा, ठीक है। बस एंड पे आ गया। अब इसमें 3 रिजल्ट्स उसने दिए हैं। ये एरिया अंडर द कर्व है, ये 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 0.79 है, मतलब 80% के करीब है, ठीक है। उसके बाद इसका जो इनरिचमेंट फैक्टर है, टॉप 1% का वो 4 है, टॉप 20% का वो 2.6 है, तो ये भी ठीक है, ये आपने मेंशन कर देना है। ये 3 रिजल्ट या तो आप टेबल बना के मेंशन कर दें या टेक्स्ट में मेंशन कर दें। क्लियर है? ये स्क्रिप्ट आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। इसको स्क्रिप्ट को छेड़ना नहीं है। अगर आपने डाटा प्रिपेयर किया हुआ है तो ये बड़ा सेंसिटिव है, इसके बाद साथ में बहुत खपाऊँ, तो आपने ये बिल्कुल रन होगा एक्यूरेटली अगर आपने डेटा प्रॉपरली मैनेज किया हुआ है। डेटा भी मैं साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको आइडिया हो कि आपने वो फाइल्स कैसे प्रिपेयर करनी है। और उसके बैक एंड के ऊपर आपके पास डॉकिंग का ये ना हो कि आप इमेजिनरी फाइल बना के और कोड रन करके आप कहें कि सर हमने ROC करो बना लिया। मेरे साथ प्ले नहीं करना, मैं पीछे डॉकिंग का डाटा भी देखूंगा कि आपने डॉकिंग उसकी परफॉर्म करवाई है कि नहीं करवाई, और डूड को आपने एक्सप्लोर किया कि नहीं किया। तो इसके बाद आपके पास एक तो ये रिजल्ट्स आप एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये प्लॉट आपको बना के दे देगा, ठीक है। इसमें एक रेशो होगी, एक कर्व होगी, फास्ट पॉजिटिव रेट और ट्रू पॉजिटिव रेट के दरमियान, ठीक है। सो ये स्टैंडर्ड लाइन है। अगर ये स्टैंडर्ड लाइन से ऊपर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है यूर गुड, आपका जो टूल है वो सही डॉकिंग कर रहा है, वो सही आइडेंटिफाई कर रहा है। एक्टिव और डिकोय कंपाउंड्स के दरमियान उसमें फ़र्क करने की क्षमता है, उसमें फ़र्क करने की ताकत है, ठीक है। क्लियर? एंड आप इसमें एक जो चीज़ है, यहाँ पे जैसे ACE लिखा हुआ है, तो आपकी जो भी टारगेट का नेम होगा वो यहाँ पे आप रीनेम कर सकते हैं। वो लाइन में आपको बता देता हूँ, प्लॉट पे, यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे नहीं, हाँ इस जगह पे। तो जो भी आपके टारगेट का नेम होगा वो यहाँ पे आप लिख के इसको रन करेंगे तो वो उसके जो फाइल है उसमें उसका टारगेट का नेम आ जाएगा। ग्राफ उसी फाइल में दे देंगे। हाँ, ये ग्राफ इसी फाइल में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं? चलें ये कर दें बस सब।